नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को देश की आर्थिक हालत खस्ता दिखती है। मोदी राज में अब तक हुए सारे आर्थिक फैसले उन्हें किसी और ले जाते नहीं दिखते। और तो और 3.5 साल बाद यशवंत सिन्हा को यह ख्याल आया कि अरुण जेटली को देश का वित्त मंत्री भी नहीं बनना चाहिए। दरअसल यशवंत सिन्हा ये मुद्दे या नाराजगी पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी खड़े कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को चुना, वहां पर एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा। दरअसल सवाल सिर्फ यशवंत सिन्हा का नहीं है। नोटबंदी जैसे फैसले को लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 40वां सबसे सर्वाधिक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है। तो दूसरी ओर मॉर्गन स्टैनली जैसी एजेंसी का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर है। तो इन सब के बीच में सवाल यह है कि आखिर कैसी है इकोनॉमी की तस्वीर? कहीं मोदी सरकार विकास के असली मुद्दों से डिटैच तो नहीं हो रही? क्योंकि इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर रेड निशान पर है। लेकिन मोदी सरकार पर जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने निशाना साधा है, उसका दुख सरकार को जरूर होगा कि विपक्ष की तरह अब अपने क्यों बोल रहे हैं। और यही है आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। हमारे साथ एक बिग पैनल जुड़ेगा। नाम है शो का इकोनॉमी पर अपने हुए पर आए। ये रिपोर्ट। देश में अर्थव्यवस्था के हालात पर मोदी सरकार पर वार करने वाले विपक्ष को अब वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का साथ मिल गया है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सरकार के आर्थिक फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक अंग्रेजी अखबार में यशवंत सिन्हा ने लिखा है कि इकोनॉमी की हालत खराब है। पिछले 2 दशक में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सबसे कम रहा है। जीएसटी को गलत तरीके से लागू किया गया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इकोनॉमी में तो पहले से ही गिरावट आ रही थी, उस पर नोटबंदी ने आग में घी का काम किया। दरअसल मोदी सरकार के फैसले को लेकर यशवंत सिन्हा पहले से ही हमलावर रहे हैं और एक बार फिर मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। और इस हमले के केंद्र में है वित्त मंत्री अरुण जेटली। यशवंत सिन्हा का कहना है कि सरकार के नए पैमाने से जीडीपी 5.7% है। पुराने तरीके से देखें तो सिर्फ 3.7% ही है। पीएम मोदी ने करीब से गरीबी देखी है। उनके वित्त मंत्री अब पूरे देश को गरीबी दिखाने पर तुले हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार वाकई विकास की चुनौतियों को समझने में नाकाम साबित हो रही है? और नतीजा है कि करीब हर सेक्टर में गिरावट का दौर जारी है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार इसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक तिमाही के डेटा पर ये सारी चीजें कंक्लूड कर लेना कि हम लोग अब बिल्कुल नीचे जा ही रहे हैं और ये जाना रुकेगा नहीं वगैरह वगैरह, ये सब बिल्कुल मेरे ख्याल में अप्रसंगीय है। पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल भी मंदी के इस दौर को टिकाऊ नहीं मानते। इकोनॉमी लोग बोलते हैं ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये सब टेम्पररी है। तो इकोनॉमी में 2-3 बड़े शॉक हुए हैं। एक तो डीमोनेटाइजेशन था, जीएसटी था, लेकिन ये सब मेरे हिसाब से तो ये टेम्पररी है। लेकिन बावजूद इसके इंडस्ट्री बॉडी फिक्की को लगता है कि देश की इकोनॉमी को बूस्टर डोज देने का वक्त आ गया है, भले ही गिरावट का दौर थोड़े दिनों का ही हो। The government is very serious about reviving industrial investment. The government is serious about sorting out these problems because they are concerned that industrial investment is down, manufacturing sector growth is down, investment is down, employment generation is not happening. So the government is determined to address this. दरअसल तिमाही जीडीपी ग्रोथ 5.7% तक गिरी है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.2% है, लेकिन सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में ही वित्तीय घाटे के लक्ष्य का 92% हिस्सा खर्च कर चुकी है। एक्सपोर्ट पिछले 3 साल से नहीं बढ़ा है। ग्रोथ के 2 इंजन निजी निवेश और एक्सपोर्ट पटरी से उतर चुके हैं, जबकि सरकारी खर्च और घरेलू मांग लड़खड़ाती इकोनॉमी को सहारा देने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी मोदी सरकार के आर्थिक फैसले को लेकर सवाल उठा चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो भी हम शुरू करें, जो भी
जहाँ से भी ग्रोथ आ रही है वो जॉब इंटेंसिव ग्रोथ नहीं है। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी का भारत का ताज खतरे में है। लेकिन बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार की तस्वीर जिस तरह की दिखाने की कोशिश की है, तस्वीर वैसी भी नहीं दिखती। हाँ, विपक्ष को मोदी के अपनों ने ही वार करने का एक और मौका जरूर दे दिया है। जो कोई प्रॉब्लम्स आज आए लॉ एंड ऑर्डर के, गोरक्षक के, ये सब प्रॉब्लम उनके हैं और उन्हीं के लोग धोखे डाल रहे हैं। आज यशवंत सिन्हा ने लिखा है एक अच्छा आर्टिकल, उसके बाद रिजर्व बैंक ने भी कहा ये गलत डिसीजन था और रिजर्व बैंक का एनालिस्ट रिसर्च विंग ने भी ये कहा कि ये गलत हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक वजहों से सरकार सच्चाई से मुंह फेर रही है या फिर मोदी सरकार के दौरान इकोनॉमी के हालात उतने नहीं बिगड़े हैं जितने बताए जा रहे हैं और सरकार इनसे निपटने के उपाय कर लेगी। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत पूरे वर्ल्ड की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस सच्चाई को किसी को भूलना नहीं चाहिए। और आर्थिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक साख बनी है। जब तक विपक्ष सवाल उठाता है बात समझ आती है, लेकिन जब अपने ही सवाल उठाएं तो बेचैनी बढ़ जाती है, और वो भी उस वक्त जब सरकार मंदी की आहट से जूझ रही हो। यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर नापसंदगी उनका निजी मामला है, लेकिन जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता पार्टी प्लेटफॉर्म को छोड़ विपक्ष की तरह बर्ताव करेंगे तो विपक्ष को बैठे बैठाए मलाई हाथ लगी जाएगी। ऐसे में जी बिजनेस के सवाल हैं कि क्या अर्थव्यवस्था यशवंत सिन्हा के बयान के मुताबिक है? क्या मोदी सरकार के आर्थिक फैसले कारगर साबित नहीं हो रहे? क्या आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव की जरूरत है? क्या स्लो डाउन बस छोटी अवधि के लिए है? और इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट। सभी मेहमानों का परिचय आपसे करा दे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अभय दुबे हमारे साथ हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा हैं, साथ ही हमारे साथ जेडीयू स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन हैं, हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी जी भी हैं, सीपीआई लीडर दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रामचंद्रन हमारे साथ इस पूरी डिबेट में शामिल है। आप सभी गेस्ट का बहुत स्वागत है बिग स्टोरी बिग डिबेट में। आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सरकार ये कहती है कि हाँ कोशिशें लगातार है, बदस्तूर जारी है, अगर थोड़ी बहुत कहीं पर ढिलाई है, अगर हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं इकोनॉमी में, तो हम धीरे धीरे उस तक बढ़ जरूर रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन जब एक दिग्गज पूर्व मंत्री जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वही जब सवाल खड़े करते हैं, तो ऐसे में क्या पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है इकोनॉमिक रफ्तार के मोर्चे पर? यही हमारा आज का सवाल भी है आप दर्शकों के लिए, और आप इस पर राय भी दे सकते हैं। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि यशवंत सिन्हा जी आखिरकार क्यों नाराज हैं, या ये कह सकते हैं कि वो क्यों गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी मनोस्थिति हम कह सकते हैं इस लेख में लिखी है, उससे कई बातें साफ हो जाती है। और हम इसको कह सकते हैं कि यशवंत सिन्हा की ये कुछ बड़ी शिकायतें हैं जो वो सामने रखते हैं आज की इकोनॉमी की हालत पर। सबसे पहली बड़ी बात वो रखते हैं कि इकोनॉमी की हालत बेहद खराब है। शायद सरकार इससे इत्तेफाक ना रखे, सरकार कहे कि हाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब जरूर हो, लेकिन कोशिश बदस्तूर जारी है। नोटबंदी सबसे बड़ा फैसला सरकार का इन 3 सालों में इकोनॉमिक डिजास्टर रहा है, यह कहना है यशवंत सिन्हा का, और निशाना सीधे उनका वित्त मंत्री अरुण जेटली जी पर रहा। तीसरी शिकायत यशवंत सिन्हा की रही आर्थिक मंदी को लेकर। पहले क्वार्टर में जीडीपी 3 साल में सबसे कम रही है। जीडीपी को लेकर बहुत बड़ी बात उन्होंने सामने रखी है। निजी निवेश एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको लेकर यशवंत सिन्हा ने अपनी राय सामने रखी। प्राइवेट सेक्टर में लगातार निजी निवेश घटा है, और जो लगातार रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है, आंकड़े हैं, वो यही बताते हैं। लगातार हम अपने प्लेटफॉर्म पर इकोनॉमिक हालत को लेकर चर्चा करते रहे हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गलत तरीके से लागू किया गया और इसके बाद लाखों लोग बेरोजगार हुए। बेरोजगारी और साथ ही साथ रोजगार, ये तो सरकार का बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। तो ऐसे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिस पर
यशवंत सिन्हा ने भी अपनी राय रखी और उनकी राय इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि वो पार्टी के एक बड़े लीडर रह चुके हैं, साथ ही पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जो ये राय है वो कितने ज्यादा मायने रखती है ये हम समझ सकते हैं। इसलिए इस डिबेट की शुरुआत करने से पहले एक निवेदन सभी गेस्ट से होगा। शुरुआती कमेंट्स प्लीज अपने 1 से 1.5 मिनट के बीच में रखें, उसके बाद अपना डिबेट हम सभी के लिए ओपन रखेंगे और आप एक दूसरे से भी फिर सवाल कर सकते हैं जो भी आपके मन में है। इनिशियल कमेंट्स के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आप भी के पास आएंगे क्योंकि यहाँ पर आप ही की पार्टी के जो दिग्गज पूर्व मंत्री रह चुके हैं उनकी राय या कह सकते हैं शिकायत सामने आई है। किसकी बात माने? यशवंत सिन्हा कहते हैं कि इकोनॉमी की हालत खस्ता है, लेकिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। किसकी बात मानी जाए? नहीं कि कौन कह रहा है इसकी बात को छोड़ के क्या फैक्ट है इसको समझना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि देश की चर्चा कॉन्क्रीट इकोनॉमिक इश्यूज पे आती है, नहीं तो इमेजिनरी इंटॉलरेंस और उस पे आ रही है। सबसे बड़ी बात 2-3 बातें कहता हूं। जैसे लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मोदी सरकार ने किए हैं, जीएसटी जैसे डिमोनेटाइजेशन, करप्शन के खिलाफ, वह आने वाले 20 साल तक इकोनॉमी के लिए एक फाउंडेशन ले कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ किस तेजी से होगी, आज तक जो अभी तक जो भी ग्रोथ होती थी उसमें अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता था। देश की 97% जनसंख्या के पास 7 लाख रुपए की भी नेटवर्थ नहीं थी। तो जितनी भी ग्रोथ हम अभी तक 60-70 साल में देखी है देश ने, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी, वो करप्शन और भ्रष्टाचार के कारण थी। उसके मूल पे मोदी सरकार ने एक तो चोट की है, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की बात है। आप लीकेजेस को देख लीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हर साल 60,000 करोड़ की सेविंग हो रही है सरकार को। आप एनपीए को देख लीजिए, एनपीए में 9 लाख करोड़ के जो एनपीए इकट्ठे हुए हैं, यूपीए सरकार ने पिछले 40-50 साल में गवर्नमेंट के पैसे को प्राइवेट सेक्टर की जेबों में डाल दिया। उसी का कारण था कि वह पूरा सरकारी पैसा प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल बन गया और आज वो डूब गया है बैंकों का। इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट से ठीक किया है। आप वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि मोदी सरकार के 20 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस साल की रिपोर्ट में वो इंक्लूड करेंगे। और अभी वर्ल्ड बैंक एक आईएमएफ की रिपोर्ट है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट प्रेजेंट। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आप देख लीजिए, चाहे इन्फ्लेशन को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आप देख लीजिए, चाहे आप जो इन्फ्लेशन के डेटा को देख लीजिए, ठीक है सारे ठीक है। कुछ इश्यूज में प्रॉब्लम है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, लेकिन उसमें भी मुद्रा बैंक जैसे स्कीम्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ एक समस्या है, लेकिन सरकार पूरी तरह से जागरूक है और उसको ठीक करके आने वाले समय में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा असर देश की इकोनॉमी पे बढ़ के आने वाला है। मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने कहा जीडीपी एक समस्या है, एम्प्लॉयमेंट एक समस्या है जिसको समझने की जरूरत है और आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन शायद एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप नहीं मानते हैं कि हाँ काम कर रही है। ठीक है गोपाल जी, आपके पास सेकंड राउंड पे हम जरूर आएंगे। हम बाकी जो हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस पर उनसे भी राय लेंगे, लेकिन इकोनॉमी की बात हो रही है और यशवंत सिन्हा जी ने जो सवाल भी खड़े किए हैं और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी जो सवाल आजकल सामने आ रहे हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी जी, डॉक्टर गुरुस्वामी और साथ ही देवेंद्र शर्मा जी, उसके बाद आपके पास आएंगे। डॉक्टर गुरुस्वामी, जैसा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने भी कहा, जीडीपी एक समस्या है, एम्प्लॉयमेंट एक समस्या है जिस पर शायद सरकार पूरी तरीके से अपना टारगेट सेट नहीं या पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अगर इकोनॉमी की बात की जाए, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के Q1 में 5.7% जीडीपी ग्रोथ होना पिछले 1.5 साल में सबसे कम। आईआईपी के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। एक्सपोर्ट पिछले 3 साल से लगातार गिरावट में है। निजी निवेश और घरेलू मांग कमजोर पड़ी है। ये तमाम इंडिकेटर्स की अगर बात करें और जो आज एक सीनियर बीजेपी लीडर ने कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स उठाए हैं,
आपको क्या लगता है कि एक्चुअली इकोनॉमी की असली तस्वीर है क्या? देखिए, जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के सिवा इकोनॉमी में रहा क्या? अगर ग्रोथ नहीं है और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी फेलियर में है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल में है। और जो जीडीपी ग्रोथ बता रहे हैं ये ऐसा है कि सर दूध के कैन में एक फॉल्स बॉटम डाल दिए, जिससे आपको 2 लीटर ज़्यादा दूध दिख रहा है 10 लीटर कैन में। तो इन्होंने 2.2% इसको एक बेस को बढ़ा दिया है, और उससे असली जीडीपी अगर आप देखेंगे तो आज 5.5 से 2.2 निकाल दीजिए तो 3.2 3.3 पे आ रहा है पुराने कंपैरिजन से। तो अभी ये लोग समझ रहे हैं कि एक दुनिया में रह रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई कहता है कि मुद्रा बैंक की वजह से 5 करोड़ नए उद्योग निकले। अरे तो आपने 35,000 रुपये एडवांस किया है, 5 करोड़ नौकरी अगर आएंगे तो और मैं कहता हूँ कि 1 लाख करोड़ एडवांस कर दीजिए। ये सब देखिए, एक बनावट की दुनिया में रहते हैं ये लोग। और विचार अग्रवाल जी तो जानते होंगे, ऑडिटर हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बेचारे बीजेपी के स्पोक्समैन है, और क्या कहेंगे। और आपने राजनाथ सिंह को कोट किया है, बेचारे राजनाथ सिंह क्या जानते हैं इन विषयों के बारे में। आप दूसरे इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए, यशवंत सिन्हा देश की इकोनॉमी की बागडोर किए हैं, उनसे बात कीजिए, अब वो बताएंगे असली हालत क्या है। असली हालत जो सड़क पे दिखता है, जो आदमी जिसको नौकरी नहीं है, जहाँ पैसे नहीं है, किसान जो मर जा रहा है, इसके वजह से, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल, आपने डिमोनेटाइजेशन लगाया, उसके बाद ये जीएसटी लगाया, जिसको ठीक से बिना तैयारी के आपने शुरू कर दिया, बिना रिहर्सल के, बिना ट्रायल के शुरू कर दिया, सारी रुकावट आ गई। आज लार्सन एंड टूब्रो जैसे बड़े कंपनी का सीएफओ कहता है ओपनली पेपर में कि इकोनॉमी और लंबे अर्जे तक ऐसी डाउनवर्ड स्पाइरल पे रहेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चेयरमैन कहता है आज ये हालत होगी कि खुलेआम जो सरकार की जो नॉर्मली तारीफ और प्रशंसा करेंगे लोग, ये लोग भी बाहर आके कह रहे हैं कि इकोनॉमी बंद हो गई। सो दैट मींस, बात सुनिए आप अब। बिल्कुल, आपने पॉइंट्स, फाइन सर, फाइन सर। इनफैक्ट मैं यहाँ पर देवेंद्र शर्मा जी का भी व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी। यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कही है, देवेंद्र शर्मा जी, कितना दम आपको उनकी बात में लगता है? इकोनॉमी की तस्वीर, इकोनॉमी की जो हालत है, पिछले कई दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी के अंदर से ही सीनियर लीडरशिप की तरफ से सवाल आता है तो वाकई काफी गंभीर है। देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो सरकार को यशवंत सिन्हा जी का शुक्रगुजार करना चाहिए कि कम से कम उनके पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर किसी ने हिम्मत दिखाई है ये सब बातें करने के लिए, जो कि नहीं हो रही थी। और ये किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए और मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और हम जानते हैं कि 2004 से पहले जब शाइनिंग इंडिया का एक बड़ा आप जानते हैं नारा था, उस समय किसी सवाल नहीं उठाया कि शाइनिंग इंडिया वाकई शाइनिंग था कि नहीं था, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस चीज़ को यशवंत सिन्हा जी की जो बात कही गई उसको सीरियसली लेना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, ओपनली डिबेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि इकॉनमी हमारी कहाँ जा रही है। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर जवाब देना पड़ेगा। अब जो बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जब भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, मैं शुरू से देख रहा हूँ, हम सिर्फ कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग तक रह जाते हैं। हम एग्रीकल्चर की बात ही नहीं करते, जहाँ 60 करोड़ लोग जो हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। 60 करोड़ लोगों का ये हाल है कि 2 सूखे के बाद, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन होती है, डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ एरियाज में फ्लड्स आते हैं, में सूखा भी आकांक्षा है, आप जानते हैं 265 में आने वाला है या उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एग्रीकल्चर बिल्कुल तबाही के दौर पर है। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि देश में किसी ना किसी जगह पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं किसानों के, या आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं। इवन पंजाब जैसे प्रदेश में जहां की एग्रीकल्चर बहुत प्रोग्रेसिव है, वहां भी रोजाना 2, 3, 4 लोग आत्महत्या करते हैं। जहां रहा एम्प्लॉयमेंट की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और उसको हम खत्म करने में लगे हुए हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ये नहीं यही सरकार नहीं, पिछली सरकार भी लगी हुई है खत्म करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है और वो दिहाड़ी मजदूर एग्रीकल्चर से आएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म को वायबल रखने के लिए एग्रीकल्चर को खत्म किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि सरकार क्यों वर्ल्ड बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के कहने पर चलती है, क्यों नहीं ये अपना सोच लगा सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी दी है यशवंत सिन्हा जी ने कि उस पर विचार करें कि सबसे बड़ी इंप्लॉयमेंट आज एग्रीकल्चर में है और उसी को हम तबाह करने में लगे हुए हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। और कहां जॉब्स हैं? पिछले 13 साल
साल में 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं, ये तो हमें को मालूम है पहले जो 10 साल में। और उसके बाद पिछले 3 सालों में इंडिया स्पेंड्स की रिपोर्ट देखिए तो 6.5 लाख जॉब्स क्रिएट हुए पिछले 3 साल में। कहां है वो जॉब्स? और जॉब्स का CII कहती है कि हम अगले 5 साल में 30 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। 30 करोड़ जॉब्स तो हमने आजादी के बाद नहीं क्रिएट किए, तो ये अगले 5 साल में कैसे कर देंगे? सिर्फ बात यह है कि जो दिहाड़ी मजदूर आएंगे, जो गांव से लोग निकाले जाएंगे, ये उनको जॉब क्रिएशन मानते हैं। अगर ये जॉब क्रिएशन है तो मुझे लगता है कि हमारे सारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, जो ढांचे पे सवाल खड़े हैं और वो उसको देखना पड़ेगा। क्या हमें जरूरी है कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो मॉडल हमारे सामने थोपा गया है उससे हम कहीं उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं? हमारे नीति आयोग के चेयरमैन की आपने बात सुनाई है, वो तो हम जानते ही हैं, वो जिन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है उनसे हम सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। और यही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जो इकोनॉमिक थिंकिंग से प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसी इकोनॉमिक थिंकिंग से सोल्यूशन नहीं मिल सकता कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डेफिनेटली रखे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर चर्चा का विषय भी है और इसलिए आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। इनफैक्ट राजीव रंजन जी, आप तो सरकार के सहयोगी भी हैं। अब जब पार्टी लीडरशिप में सीनियर पार्टी लीडर ऐसी बात करते हैं और इकोनॉमिक जो सरकार की नीतियां हैं उस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, तो ऐसे में तो सवाल वाजिब बनता है कि आखिरकार इकोनॉमिक मोर्चे पर हम जा कहां पर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा उसको राइट पर्सपेक्टिव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना चाहिए। जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं उनमें अगर दम है तो उसके हिसाब से सुधार के कार्यक्रम भी तय हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि GDP पूरी दुनिया में सिंगल स्टैंडर्ड इंडिकेटर है अर्थव्यवस्था की सेहत को जांचने के लिए। तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो दौर है, जो 2 बड़े आर्थिक फैसले हैं, GST और हम कहेंगे डिमोनेटाइजेशन के 2 बड़े फैसलों को लेकर ये आशंकाएं पूर्व में भी थी कि इनके असर कुछ दिनों तक दिखेंगे, लेकिन ये कहीं दौर लंबा नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को जरूर कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, जो वित्तीय अनुशासन को लेकर के जो पैरामीटर्स हैं, वो अभी बहुत बेहतर सेहत के संकेत नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो आप देश की चिंता बढ़ा रही हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या हो, और ये राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनना चाहिए, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों और जो फिकी या जो इस तरह के जो अलग अलग जो आर्थिक जो महत्व के जो संस्थान हैं उन सबकी भूमिका हो, और इंडस्ट्री से लेकर पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, इन सबको मिलकर के एक रास्ता निकालना होगा। और इसमें उदार होकर के भारत सरकार को इसमें सबकी राय को लेकर के और कुछ न कुछ तैयारियां करनी होगी। जी बिल्कुल, हम सरकार के प्रतिनिधि से सवाल तो पूछेंगे और उनको जवाब भी देना पड़ेगा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को। लेकिन अभय दुबे जी, हाँ बिल्कुल, जिस पॉइंट को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार पर निशाना साधती रही है, सवाल पूछती रही है, अब वो सरकार के अंदर से ही वो बात सामने आ रही है इकोनॉमी को लेकर। और इस बार जो देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए। स्वाति जी, देखिए, ये पहला अवसर नहीं है जब प्रतिपक्ष के अलावा पक्ष की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से किसी ने कहा हो। मुझे याद है कि सबसे पहला सवाल खड़ा किया था एक मशहूर उद्योगपति रतन टाटा साहब ने। उन्होंने कहा था कि मोदी जी, मेयर प्रॉमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, सिर्फ वादे कर देने से चमत्कार नहीं होंगे। दूसरा एक प्रशस्त मार्ग दिखाने की कोशिश की राहुल बजाज जी ने। उन्होंने कहा, मोदी जी, शाइन सीम्स टू बी वेयरिंग ऑफ, ऐसा लग रहा है कि चमक उतरती जा रही है। तीसरी बात कही दीपक पारिक साहब ने। उन्होंने कहा, मोदी जी, नथिंग हैज चेंज ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई बदलाव नहीं दिखता। हम निरंतर ये बात कहते रहे, कहाँ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात मत कीजिए। मैं तो ये रिपोर्ट लेकर बैठा हूँ जो कि केंद्र की सरकार लगातार 3 वर्षों से इकोनॉमी को लेकर दे रही है। अभी जिस रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही गई है उसमें साफ कहा कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की परिस्थितियां बहुत चिंताजनक हैं।
और उसमें भी खास वो कहते हैं द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ वाज -0.4% ड्यूरिंग जून एज कंपेयर टू 7.5%। इतना ही नहीं, एक कोर 8 इंडस्ट्री जो हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत नीचे जा रही है। उसमें बता रहे हैं कि कोल को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर, जिसको अभी देवेंद्र शर्मा जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, उसको लेकर, सीमेंट को लेकर, तो न सिर्फ ये जॉबलेसनेस की बात है, नियोजित तरीके से इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को डिरेल किया गया है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो, बगैर तैयारी के। सुन लीजिए, मेरा निवेदन इतना है कि हमने लगातार कहा था कि डिमोनेटाइज, अभी करप्शन पर बहुत बात की, एक शब्द कहने को तैयार नहीं। कितनी काउंटरफिट करेंसी आपके पास आई है, आपने रिवील की है, कितनी ब्लैक मनी रिवील की है, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। तो मुझको लगता है कि इस देश को एक नियोजित तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर से उतारने का काम सरकार ने किया है। ठीक है अभय दुबे जी। दिनेश वार्ष्णेय जी, उसके बाद मैं टी आर रामचंद्रन जी के पास जाऊंगी। दिनेश वार्ष्णेय जी, आंकड़े तो बहुत हम भी दिखा रहे हैं और अभय दुबे जी ने भी काफी आंकड़े बता दिए, लेकिन जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या आर्थिक हालत को लेकर जो देश की है, आंकड़ों से इतर भी कुछ सोच रही है कि आंकड़ों के फेर में ही हम अभी भी उलझे हुए हैं? नहीं, देखिए, विपक्षी पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि हम देश का भला नहीं चाहेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इस देश के गरीब का भला हो। प्रश्न ये उठता है कि देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ागर किसने किया। यशवंत सिन्हा जी उस ओर इशारा कर रहे हैं, और आप सच्चाई को कब तक छुपाएंगे? वास्तविकता तो सामने आएगी ना। ये वो जमाना नहीं है, ये जमाना है इंफॉर्मेशन का। आप मुझे बताइए, प्रोफेसर स्वामी ने उस ओर इशारा किया है कि जीडीपी, आईआईपी, कोई ऐसा सेक्टर बताइए जो मानकों में नीचे ना जा रहा हो। फिर कोई तो समाज का ऐसा तबका बताइए जो इस अर्थव्यवस्था के गिरने से परेशान ना हो मौजूदा हालात में। किसान, देवेंद्र शर्मा जी ने बता दिया, मजदूर, उनकी बुरी हालत, सबसे ज्यादा नौकरी देता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसकी बुरी हालत। नोटबंदी ने और बेड़ागर्क कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं रामचंद्रन जी से बाहर बता रहा था, दिल्ली में 5 होलसेल मार्केट है खाने के आइटम की। 5 मार्केट हैं, खारी बावली, यूसुफराय, कालकाजी, पौसंगीपुर, नाहरपुर। इनमें तकरीबन 40,000 दुकानों में 10-10 मजदूर काम करते थे। नोटबंदी के बाद 2-2 रह गए। मैं कहता हूँ 8-8 मत घटाइए, 6-6 घटा लीजिए। 2,40,000 मजदूरों की यहाँ कैजुअलिटी हो गई। आप तो ये तो दिल्ली के 5 बाजारों का जो खाने का आइटम है, जो आदमी खरीदेगा ही, तो किसान की तो इतनी बुरी हालत है कि वो बेचारा कम पैदा करे तो मुश्किल, ज्यादा पैदा करे तो मुश्किल। भारत सरकार के पास एक बहुत बड़ा टूल है आयात निर्यात का, उससे उसके ऊपर दुधारू तलवार चला देते हैं। इसी तरीके से मजदूरों को दबाने के लिए मजदूर संगठन इनसे नाराज है। यशवंत सिन्हा जी क्या कह रहे हैं? स्वाति जी, आज आप देखिए, इन्हीं का श्रमिक संगठन है भारतीय मजदूर संघ। उन्होंने आज फिर कहा है कि मोदी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को एकदम बूम दे, नहीं तो मजदूर बहुत नाराज हैं। उनकी नौकरियां चली गई हैं। नोटबंदी से तकरीबन 5 करोड़ लोगों की नौकरियां सीधी गई हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, देवेंद्र शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अपने आर्थिक रिफॉर्म्स को बचाने के लिए किसानी को खत्म कर रहे हैं। और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हो, ये एक कैपिटलिस्ट टूल है, ये एक पूंजीवादी औजार होता है पूंजीवाद को आगे बढ़ाने के लिए। क्या जब 2008 से 2012 की मंदी आई थी, इन्होंने किसी भी विदेशी पश्चिमी देश की रेटिंग गिराई? किसी की दिखाई दे गिराई हो इन्होंने? क्योंकि ये इनके टूल हैं। ये उन टूल को यूज करते हैं आम जनता के खिलाफ और आम जनता को बावला बनाने के लिए। ठीक है, हमने सरकार के प्रतिनिधि को सुना, विपक्ष को सुना, सीनियर इकोनॉमिस्ट को सुना है, और एज अ सीनियर जर्नलिस्ट या रामचंद्रन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा है, पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, ऐसा बयान आना ऐसे समय पर जब सरकार से वैसे ही काफी ज्यादा सवाल आर्थिक मोर्चे पर पूछे जा रहे हैं, यह दर्शाता है कि एक्चुअली सरकार के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा असंतोष है। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल, और पार्टी के अंदर दोफाड़ नजर आ रही है। देखिए, मेरे ख्याल में यशवंत सिन्हा जी ने जो लिखा है आज अखबार के एडिटोरियल में, मेन आर्टिकल में, वो बिल्कुल सच है। मैंने भी कई लोगों से बात की और ओपनली कोई बाहर नहीं आके बात करना चाहता था जो सरकार में काम कर रहा हो या उसके बाहर पर बीजेपी की सपोर्ट करता हो।
बट आखिरकार यशवंत सिन्हा जी ने ये जो हेडलाइन दिया है उनके आर्टिकल को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई नीड टू स्पीक अप नाउ। अब जो भी मुद्दे इतने महीनों से बात की जा रही हैं, बड़े संक्षिप्त में और बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि क्यों ये मेरे लिए लिखने के लिए ज़रूरी हो गया। और उन्होंने ये भी कहा है मैं अकेले नहीं हूँ जो इन व्यूज़ पे सहमत, इसी व्यू से सहमत हैं। देश की हालत इस वक्त सब लोग मानने को तैयार हैं कि इतनी अच्छी नहीं है जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अभी भी जो इकोनॉमिस्ट सरकार में खासकर जो हैं, उनका मानना ये है कि जो रिफॉर्म्स मोदी जी ने किए हैं वो इससे पहले ना कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। बड़े मेजर रिफॉर्म्स आई हैं, पर अगर आप देखेंगे, एक्चुअली परखेंगे, जैसे देवेंद्र शर्मा जी ने कहा, मोस्ट क्रिटिकल सेक्टर एग्रीकल्चर है। आखिरकार हमारी 80% से ऊपर लोग एग्रीकल्चर से कनेक्टेड रखते हैं और उस सेक्टर का पिछले 3 साल से आप देखिए डाउनग्रेड होता जा रहा है और जितने तकलीफें किसानों को हो रही है और शायद एग्रीकल्चर लेबर को नहीं हो रही। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो यशवंत सिन्हा जी ने गिनाए हैं, कुछ एक मुद्दा नहीं है, 2 मुद्दा नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं सब उन्होंने मेंशन किया है। मेरे ख्याल में इस पे एक प्रॉपर डिबेट होना चाहिए सरकार में। सरकार को आत्ममंथन होना चाहिए, आत्ममंथन होना चाहिए। सरकार को कहीं तो ऑपोजिशन के साथ बैठ के उनको भी उनकी राय भी लें। और मेरे ख्याल में ये आर्टिकल जो यशवंत सिन्हा का है ये एक आई ओपनर है, ना कि आप इस पे और कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वैसे भी 75 साल से अगर आप ऊपर हो गए तो आपको बीजेपी में आपकी राय कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऑल राइट, हम एक्चुअली क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को इनके जवाब भी देने हैं और सभी पैनलिस्ट ने जो कुछ पॉइंट्स लिए उन्हीं को जोड़ते हुए गोपाल कृष्ण जी अब आपकी बारी है। उसके बाद मैं गुरुस्वामी जी के पास जाऊंगी एंड देन आई विल गो टू देवेंद्र शर्मा जी, क्योंकि काफी पॉइंट्स यहाँ पर सामने आए हैं। इकोनॉमिक फेलियर है, सुधार के कार्यक्रम तय हो ऐसा कहा जा रहा है, जमीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, जॉब्स कहां पर है, और ये जो आर्टिकल है वो दरअसल सरकार के लिए इकोनॉमिक मोर्चे पर एक आई ओपनर है। नहीं, देखिए, पहली बात तो यशवंत सिन्हा जी ने अपनी ओपिनियन दी है। 2-3 फैक्ट मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि जो जीएसटी का डेटा, उसमें से 65,000 करोड़ का जो है वो रिफंड क्लेम किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यह बिल्कुल गलत डेटा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो रिफंड के इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिटर्न्स भी नहीं जमा हुई है। यह लोगों का कुछ का एस्टिमेट है जो कि गलत है, और यह आईजीएसटी में पैसा जमा हुआ है 65,000 करोड़, वो रिफंड नहीं है। उसमें जब लोग क्लेम करेंगे तब यह फिगर आएगी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो जॉब ग्रोथ के बारे में कही है, तो सरकार तो खुद ही कह रही है कि सरकारी नौकरी अगर 6 लाख नौकरियां हम दे रहे हैं तो हम सरकारी नौकरियों का तो 10 साल से मोरेटोरियम है। सरकारी नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां नहीं है। हम इसीलिए सरकार का फोकस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्किल डेवलपमेंट के थ्रू स्टैंड अप स्टार्टअप है। मुद्रा बैंक में 8 करोड़ लोगों को लोन दिया है। तीसरी बड़ी बात थी कि करप्शन और ब्लैक मनी, करप्शन और लीकेजेस इन द सिस्टम, अगर आप इस देश की समस्या नहीं मानते तो बात अलग है, अगर इसको मानते हैं तो सबसे ज्यादा सफलता इस बात में आई है कि जो टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग हैं वो दुगने हो गए 3 साल में, और आप एडवांस टैक्स कलेक्शन वगैरह बढ़ गया है। लीकेजेस में हर साल 60,000 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में से सेविंग हुई है, वो उसकी सेविंग गरीबों के पास जाएगी। यह कहाँ जाती थी? यह जो लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर्स के घर में जाती थी, वह रोक दिया। 60,000 करोड़ का हर साल में। एनपीए का मैंने बताया, ये 9 लाख करोड़ का सरकार ने गोपाल कृष्ण जी का, आम जनता का पैसा गोपाल कृष्ण जी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू मतलब प्राइवेट को दे दिया। जब एनडीए आई थी या सरकार आई थी तो उन्होंने सर एक मिनट सर गोपाल कृष्ण जी एक पॉइंट मैं बोलूं, उसके बाद आप आगे जवाब दीजिएगा क्योंकि बाकी स्पीकर्स को भी बोलना है। मतलब जब सरकार आई थी उन्होंने कहा था कि यूपीए के समय की पॉलिसी पैरालिसिस है। एक मिनट सर, पॉलिसी पैरालिसिस को हम दूर करने के लिए आए हैं। अब तो सरकार के 3-3.5 साल निकल गए हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे क्योंकि जिस बड़े मैंडेट के साथ सरकार आई है और जिन वादों के साथ, जॉब्स के साथ सामने आई है, ग्राउंड पे ऑन रियलिटी कुछ नजर नहीं आ रहा है। और ये मैं एक्चुअली जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनके जो व्यू पॉइंट्स रहे उनके पॉइंट्स निकाल के ही आपसे सवाल पूछ रही हूं।
जॉब्स कहाँ हैं, ये भी पूछा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं बहुत कुछ नजर आ रहा है, तभी तो ये तो जीएसटी जैसे डिमोनेटाइजेशन रिफॉर्म्स कोई सोच नहीं सकता था, वो सरकार ने। यह ठीक है कि इसको 5 साल के गैप में ये करते तो हो सकता है ये इतना डिसरप्शन एकदम नहीं दिखता, लेकिन जीएसटी जैसे रिफॉर्म है वो इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में किए, तो इसलिए शॉर्ट टर्म पेन हुआ है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये आने वाले समय के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नींव जिसको कहते हैं, उसके साबित होगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर में पहली बार किसी मोदी जी ने कहा है कि मैं कमिट करता हूं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करूंगा। आप 65 साल में किसानों की हालत क्या हुई है? जब स्वतंत्र हुए तो 90% कृषि क्षेत्र में आधारित जनसंख्या थी और वो 50% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती थी। आज 55% जनसंख्या उस पर आधारित और मात्र 13% को कंट्रीब्यूट करती है। तो एग्रीकल्चर, ठीक है, हम बाकी पैनलिस्ट के पास जाएं, हम बाकी पैनलिस्ट के पास जाएं, लेकिन उससे पहले दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। अभय जी एक मिनट रुक जाइए, एक जरूरी इंफॉर्मेशन दिखानी है दर्शकों को। यशवंत सिन्हा के इस तमाम सवालों पर पहली बार सरकार की ओर से एक बयान, एक रिएक्शन आया है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जितने भी सवाल या कह सकते हैं शिकायतें यशवंत सिन्हा जी की तरफ से आई हैं, वो क्या कहा जा रहा है। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यशवंत सिन्हा के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने यशवंत सिन्हा का नाम लिए बगैर कहा कि पिछले 3 सालों के दौरान इकोनॉमी को लेकर काफी बड़े बड़े काम हुए हैं। सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। मैंने गत 3 वर्षों में इतने बड़े पैमाने पे रिफॉर्म हुआ, बदलाव हुआ, नए नए स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए अर्थव्यवस्था में, काम करने के ढंग में, सरकार की सोच में, जिसके कारण जो चीजें कभी किसी की कल्पना में नहीं थी भारत में हो सकती है। जिस टाइप का परिश्रम मोदी जी ने किया है, जिस प्रकार से लगातार अर्थव्यवस्था को, मैक्रो इकोनॉमी को, जो बड़े ढांचा है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसको सुधारने का काम इस सरकार ने किया है, वो मेरे हिसाब से सराहनीय है। तो पीयूष गोयल को आपने सुना, लेकिन डॉक्टर गुरुस्वामी जी, ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार जिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं वो किस ओर जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, बट जो जितना पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए था, जो टारगेट सेट किया जाना था, नहीं हुआ था। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुरुस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे जीएसटी है या नोटबंदी है, उसका कुछ समय के लिए शायद ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिले। यू थिंक दिस इज शॉर्ट लिव्ड ओनली, जो जीएसटी का इम्पैक्ट देखने को मिला है, या फिर आगे आने वाले टाइम में भी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है इकोनॉमिक के मोर्चे पर? देखिए, जो भी नुकसान होता है इकोनॉमी में, चाहे डिमोनेटाइजेशन की वजह से या हेस्टी इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी की वजह से, वो जो नुकसान हो जाता है वो आपको वापस मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप 3-4 लाख करोड़ रुपए हार गए, गंवा दिए डिमोनेटाइजेशन में, तो गया वो, अब आने वाला नहीं है। तो वो पूंजी जो इकोनॉमी में रह सकता था वो चला गया बाहर। अब जीएसटी के स्लो डाउन की वजह से इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है, जो नुकसान होता है, वो अभी आने वाला नहीं है। वो पिकअप तो होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा। कोई ऐसा नहीं है, व्यक्ति नहीं है जो इतना नुकसान करे कि इकोनॉमी बैठी जाए। प्रॉब्लम यहाँ है कि जो अगर एक मरीज को निमोनिया है, आप सरदर्द की गोलियां दे रहे हैं, अब ये छोटे छोटे रिफॉर्म कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, इसको हम सब वेलकम करते हैं। मगर जो मेन प्रॉब्लम है कि आपकी जो फार्म सेक्टर की जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 80% किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। एवरेज जो होल्डिंग जो है बिल्कुल छोटा हो गया है, तो उनकी उसमें आमदनी नहीं होती। तो इनको जॉब्स क्रिएशन की चाहिए। अगर जाएंगे ही, इनके पास एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो इनको जाना पड़ेगा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में या स्मॉल सर्विस में या रिटेल में। अगर उस सेक्टर को आपने अटैक कर दिया, अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस तो बिल्कुल बंद हो गया, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते थे वो ही बंद हो गया। राइट सर। तो नए वर्क्स होने यार, तो कम से कम 2 करोड़ लोग वापस घर चले गए गाँवों को। इस तरह रिटेल को आपने अटैक किया डिमोनेटाइजेशन से। रिटेल के तो जो छोटे छोटे वेंडर थे वो मार खा गए बेचारे, किसान जो छोटे थे वो मार खा गए। तो अब जॉब क्रिएशन करेंगे आप, बड़े बड़े कंपनियों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे या प्राइवेट सेक्टर के मैनेजर्स की जॉब्स क्रिएट करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको क्रिएट करना है तो एक छोटे लेवल पे जो डेली वेज मजदूर है, 80% ऑफ इंडियन अनऑर्गेनाइज सेक्टर डेली वेज पे रहता है।
तो यहाँ जॉब्स आपको क्रिएट करना है। और ये कंजम्पशन शुरू करेंगे साबुन की या माचिस की जो भी है, तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इस पे कोई सोच ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। अब इरिगेशन की बजट आपने कट कर दिया है, कंस्ट्रक्शन वर्क बिल्कुल कट कर दिया है, रिफर्बिशिंग ऑफ कैनाल काम बंद हो गया है। राइट सर। अब इसके अलावा बोलते ही जाएंगे आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा, WEF ने कहा, कोई NGO की आप रिपोर्ट लेके आप घूम रहे हैं टमटम। तो बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं जिन पर काम करना बाकी है। अभय जी बस हमें 1 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर बात हो रही है, तो देवेंद्र शर्मा जी से एक राय लेना बेहद जरूरी हो जाता है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात सरकार की ओर से हो रही है। 1.5 साल का समय यहां से अब बाकी है। कितना हकीकत आपको लगता है, कितना काम होना बाकी है? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये गोल पोस्ट जो बदले जाते हैं वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले जानना जरूरी है कि किसान की आय क्या है। आज किसान की इकोनॉमिक सर्वे 2016 के आंकड़े बता रहा हूं मैं, उसमें लिखा हुआ है कि 17 राज्यों में यानी आधे देश में किसान परिवार की जो औसतन आय है साल की वो 20,000 रुपए है। यानी वो 1700 रुपए से हर माह वो एक किसान की जो परिवार है उससे कम उसकी इनकम है आधे देश में। और 1700 रुपए में आप गाय नहीं पाल सकते आजकल। तो आप ये सोचिए कि 1700 रुपए में गुजारा कैसे करता होगा। अब मुझे ये बताइए कि वो अगले महीने क्या करे, किसान उससे अगले महीने क्या करे? क्या वो 5 साल का इंतजार करे? ये जो है कि हमने 5 साल का में गोल पोस्ट बदल दिया कि हम 5 साल में बदल देंगे। जब आप 7वां वेतन आयोग लेके आते हैं तब तो नहीं आपने कहा कि हम 5 साल और इंतजार कर लेते हैं? 7वां वेतन आयोग जब इंप्लीमेंट हो जाएगा सारे देश में तो 4,80,000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा होगा, ये क्रेडिट स्विस बैंक कहता है। राइट। और 4,80,000 करोड़ रुपए के किसी इकोनॉमिस्ट ने नहीं कहा कि इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। लेकिन किसान के लिए अब ये 50,000 करोड़ रुपए जो स्टिमुलस लाया जा रहा है, ये उन्हीं सेक्टर्स में लाया जा रहा है जिनके करके इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन की बात हो रही है, टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की बात हो रही है। अरे इन्हीं से तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। अगर आप वाकई ही कहते हैं कि 7वें वेतन आयोग से बूस्टर डोज होगा इकोनॉमी के लिए, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो ये 50,000 करोड़ रुपए हम किसानों को दे दें तो मेरा मानना है कि रॉकेट डोज हो जाएगी इसका। देवेंद्र जी, इन अ नटशेल, जिस पॉलिसी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, जो फॉर्मूला है ये फेल हो चुका है। जिस पॉलिसी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, ये आपको आगे कुछ इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है देवेंद्र जी? मुझे नजर नहीं आता कि इससे जो पटरी पे जिसकी हम बात करते हैं, पटरी पे उसका होगा जो प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये जो लेके हम बात कर रहे हैं उसमें सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एडवाइजर वो नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट सर, अब अभय दुबे जी आपके पास आएंगे, काफी समय से कुछ बोलना चाह रहे, फिर वार्षिक जी आपके पास आएंगे और जवाब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से। अभय जी। देखिए स्वाति जी, देवेंद्र शर्मा जी ने बहुत प्रासंगिक प्रश्नों को खड़ा किया है। मैं 2-3 चीजें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं एग्रीकल्चर को लेकर। हुआ क्या है इस देश में, आप देखिए 19.25 मिलियन टन पल्सेस का प्रोडक्शन हुआ था जब हम सरकार से गए थे। 2 साल का सूखा रहा, उसके बाद दाल के प्राइजेस ठीक मिले, किसानों ने प्रोडक्शन 21 लाख मेट्रिक टन तक किया। मगर किया क्या सरकार ने? ये बार बार सब लोग कहते रहे कि आप इंपोर्ट ड्यूटी 0 करके इस बार पल्सेस ज्यादा मत मंगाइए। आपको आश्चर्य होगा 54 लाख टन पल्सेस को इंपोर्ट किया। वीट में भी यही किया। जो अभय जी, आप फैक्ट्स जरूर रख रहे हैं, ये बता दीजिए, क्योंकि हम डिस्कशन के टुवर्ड्स एंड पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ समझना जरूरी है कि हम निष्कर्ष क्या निकाले डिस्कशन से। आप बता रहे कि हुआ क्या है, ये बताइए अब होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, उसके बाद हम जवाब भी लेंगे। नहीं, सरकार ने नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं, सरकार ने कहा कि हम आय को दुगना कर देंगे। अरे आप तो कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइस की जो रिपोर्ट है उठाकर देख लीजिए, आपकी गुजरात की सरकार ने क्या डिमांड की है समर्थन मूल्य की। और देवेंद्र शर्मा जी बताएंगे सिर्फ 10-15% हम प्रिक्योर करते हैं किसानों का। अगर 270 लाख मिलियन टन का प्रोडक्शन है तो 15% प्रिक्योर करती सरकार, बाकी तो बाजार के हवाले है। वो प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे अगर इतना इंपोर्ट आप सरकार कर लेगी। तो मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए स्वाति जी इस बार फसल बीमा योजना का निजी कंपनियों के खातों में मोदी जी ने डाला है। ठीक है, विश्व की सबसे अच्छी योजना बता रहे हैं। और किसानों को 4-4 रुपए मुआवजा मिला। ठीक है,
राजीव रंजन जी, क्या सलाह सरकार को देना चाहेंगे? उसके बाद वाशनी जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवेंद्र शर्मा जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि किसानों को लेकर जो प्रयास किए जाने चाहिए उसको बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और भी बात ज़रूरी है कि आज डिमोनेटाइजेशन का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है शेड्यूल्ड बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स के सामने कि उनकी लिक्विडिटी बेहतर हुई है। एनपीए के दबाव में बैंक चरमरा रहे थे और जो पिछड़े राज्यों का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड है। अगर वहाँ बेहतर तरीके से निवेश हो, बैंक उदारता के साथ फायदे के परियोजनाओं में अगर पैसा लगाते हैं तो इकॉनमी को रिवाइव करने में उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से जीडीपी में अगर आप देखेंगी तो डिफरेंट जो अलग अलग राज्यों की जो स्थितियां हैं उससे बहुत तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। कुछ राज्य बेहतर योगदान नहीं कर पाते हैं, अगर उनके योगदान को बेहतर बनाने के लिए वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं और उसमें बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए हो सकती है कि उनके पास आज पैसे हैं, तो निश्चित तौर पर तस्वीर आने वाले समय में उससे भी बदलेगी। इसलिए कि ये इसका भी एक चक्रीय प्रभाव होगा, रोजगार से लेकर विकास के जो तमाम जो उसकी जो अवधारणा है उसको पूरा करने में उससे मदद मिलेगी। वाशनी जी, जो इन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे राजीव रंजन जी, आप उससे अग्री करते हैं कि हाँ इन एरियाज में काम करने की जरूरत है? नहीं, उन इलाकों में तो काम करना ही पड़ेगा। दूसरा, मैं प्रोफेसर मोहन गुरुस्वामी से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, गैर संगठित क्षेत्र जो है, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक उनकी नौकरियां पैदा नहीं होंगी, असली कंज्यूमर वही बनेंगे। असली कंज्यूमर किसान ही बनेगा। दूसरा, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि एनपीए बढ़ा है, इस सरकार में घटा नहीं है। नंबर 2, मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूं बिल्कुल सही बात है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। मैं नहीं ये कह रहा, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं। तीसरी बात, भ्रष्टाचार अगर नहीं बढ़ा है तो अग्रवाल जी की पार्टी जो है लोकपाल को लेकर सरकार में आई है, लोकपाल बना दे, 3 महीने में क्लियर हो जाएगा कितना भ्रष्टाचार है, कितना भ्रष्टाचार नहीं है। चौथी बात कि प्राइवेट घरों को पैसा दे दिया था, जितनी पेनल्टी इन्होंने माफ की है पूंजीपति घरानों की, उतने पिछले 6 साल में माफ नहीं हुई है। जिस दिन लव जिहाद हुआ उस दिन माफ हुई, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस दिन माफ हुई, जिस दिन गौ हत्या हुई उस दिन, जिस दिन गौरक्षक ने मारा उस दिन हुई। ये खेल खेलते हैं, ये खेल खेलते हैं जनता का ध्यान भटकाने के लिए। और अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है और कोई तो विश्व का अर्थशास्त्री ये बता दे कि साहब भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, आईएमएफ, विश्व बैंक और रेटिंग एजेंसीज को छोड़ के। जब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो डिमोनेटाइजेशन है, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स पर हमने अपने खुद चैनल के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे शोज किए हैं। ये शो करना भी जरूरी हो जाता है एक ओवरव्यू जानने के लिए कि आखिरकार कहां पर काम हो पा रहा है, कहां पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम एक ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। आपने तमाम ये पॉइंट सुने हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। अब ये बताइए कि आने वाले टाइम में, क्योंकि सरकार शायद ये नहीं कहना चाह रही कि कोई स्टिमुलस पैकेज या बूस्टर पैकेज हम दें, लेकिन इंडस्ट्री कह रही है कि शायद इसकी जरूरत है। अब बताइए, अब आने वाले टाइम में क्या स्टेप्स हो सकते हैं? 1.5 साल का समय है, अब 2019 तक अगले लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए तो पहले बूस्टर पैकेज है, सारी पेनल्टी माफ। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल काम है एक पारदर्शी, करप्शन फ्री, सरकार का काम है एक पारदर्शी, करप्शन फ्री इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएट करना। उसकी तरफ सरकार पूरी तरह से बढ़ चुकी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल में लाने का भी विमुद्रीकरण से बहुत बड़ा प्रयास हुआ, सफल प्रयास हो रहा है। जीएसटी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छी तरह से होगा। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा। टैक्स के रेट्स कम होने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा और कृषि क्षेत्र को आय दुगना करने के तरफ बड़े लंबे प्रयास कर रही है सरकार और उसमें सफल होगी, क्योंकि एमएसपी केवल सॉल्यूशन नहीं है। चाहे इंश्योरेंस से रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कम करने की बात है, उनकी इनपुट कॉस्ट कम करने की बात है, वह सारे प्रयास कर रही है। दूसरा, भ्रष्टाचार में जो करप्शन में लीकेजेस था, चाहे कोल ब्लॉक एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी लाई है या डिलीवरी मैकेनिज्म में बहुत बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करे, तो इन सब के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। शॉर्ट टर्म थोड़ी सी दिक्कत है तो वह सर लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म, मतलब आप कितना समय अभी अपने आप को दे रहे हैं इन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए? 2022 थर्ड क्वार्टर
थर्ड क्वार्टर में बहुत अच्छा मिलेगा रिजल्ट आपको। थर्ड क्वार्टर में जीडीपी आपने नोटबंदी पे भी कहा था 3 महीने मैं कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 8 करोड़ लोन दिए हैं, 3.5 लाख करोड़ के। और एनपीए की प्रॉब्लम कांग्रेस की थी, हमने उसे आइडेंटिफाई किया है और ठीक करने का प्रयास करके बैंकों की हालत भी ठीक कर रहे हैं। सरकार ने जनता का पैसा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बैंकों के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया था, उसको भी ठीक किया है। एनपीए कोई हमारे बनाए हुए या पहले से एनपीए थे, उसको हमने आइडेंटिफाई करके आप तो बता दो कितनी पेनल्टी माफ की है गोपाल अग्रवाल जी, कितनी पेनल्टी आपने माफ की है, ये तो बताओ ना प्लीज। हम बोले नहीं तो हमारा बोलना अच्छा नहीं लगेगा टीवी पे। आप ये तो बता दो कितनी पेनल्टी माफ की है, पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। ये 9 लाख करोड़ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एक बात मेरी सुन लीजिए सर। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, वार्ष्णेय जी 1 मिनट। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, देखिए सबसे बड़ा आलोचक हम खुद ही होते हैं और हमारे घर में जो हमारे परिवार वाले होते हैं सबसे बेहतर ढंग से हमें क्रिटिसाइज या हमारे बारे में राय वो हमें ही देते हैं। पहले जनता की राय भी हम सुना देते हैं। हमने सवाल पूछा था कि अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जनता की राय है 85% लोगों का मानना है कि हाँ आत्ममंथन की जरूरत है। 15% आप समझ गए होंगे उनकी राय क्या है। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं ये, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर से ही एक सीनियर लीडर ने ये बात सामने कही और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगले लोकसभा चुनावों तक अगर हम इकोनॉमी के रिवाइवल की बात कर रहे हैं शायद वो दूर की कौड़ी हो सकता है। और जो हमने लेट 90s और अर्ली 2000 में एक सैगिंग इकोनॉमी को ऊपर लाने का काम किया था जो हमें 98 में मिली थी, उसके बाद जो अब ये स्टेप्स क्रिएट हुए इकोनॉमी के लिए शायद वो उतने अच्छे नहीं है जितना हमने उस समय पर क्रिएट किया था। ये एक बहुत बड़े आलोचक के तौर पर आप ये राय लेना चाहेंगे अपने सरकार के ही सीनियर लीडरशिप की तरफ से और इसको लेकर आगे स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे आप? फाइनल कमेंट्स आपकी तरफ से? नहीं देखिए, हाँ मैं पहली बात कि आत्ममंथन करने की जरूरत है या नहीं ये बात छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं आत्ममंथन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद वित्त मंत्री के साथ बैठ के चिंता करें, पीएमओ देख रहे हैं। जो स्लो डाउन है वो तो हम मान के चल रहे हैं कि उसके लिए चिंता करें, लेकिन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसको कर रहे हैं। और हम तो खुश है कि ये इकोनॉमिक डिबेट हो रहा है, नहीं तो इमेजिनरी इश्यूज पे डिबेट करते हैं। इंटॉलरेंस हो गया, सरकार में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो सब बेकार मुद्दे हैं। अर्थ चिंता, अर्थ जगत की चिंता करो, देश की जनता आर्थिक विकास चाहती है, हम लोग पूरी तरह से कमिटेड है देश। अरे ये स्लो डाउन का तब मान रहे हो जब पेट्रोल डीजल पे जनता की जेब से काट रहे हो। खुश है कि जनता की जेब से आप काट रहे हो पेट्रोल डीजल पे, तब इतना बड़ा स्लो डाउन है। हर वर्ग का फायदा करने के लिए काम कर रहे हैं। टी.आर. रामचंद्रन जी, फाइनल कमेंट। क्षेत्र को, समाज के हर भाग को, मतलब आप कह रहे हैं कि आत्ममंथन आप ऑलरेडी कर रहे हैं और शायद नहीं है। ठीक है, आपने अपने आप को थोड़ा समय दिया है, लेकिन ये क्लैरिफाई करने की जरूरत है कितना समय है जिसके बूते पर अब ये तमाम जो पॉलिसीज है वो पूरी तरह पटरी पर आ जाए और एग्जैक्ट हमें इस पर एक रिएक्शन देखने को मिले। टी.आर. रामचंद्र जी, वेरी क्विकली लास्ट कमेंट। इट्स अ वेरी बिग वेक अप कॉल फॉर द मोदी गवर्नमेंट। मेरे ख्याल में दिस आर्टिकल हैज कम एट अ वेरी टाइमली मोमेंट और इसमें जो भी लिखा है मेरे ख्याल में बड़ा सोच समझ के लिखा है और ज़्यादातर लोग इससे असहमत नहीं होंगे। तो आखिरकार मेरे ख्याल में सरकार को गैर अप करना पड़ेगा और कुछ ऐसी डिसीजंस लेनी पड़ेंगी जिससे इकॉनमी पर्कअप हो सकती हैं। और इसमें सबसे अहम जो जगह मिलेगी वो है फार्मर्स के लिए, जिन्होंने पिछले 3 साल से जितनी कठिनाइयां उनको उठानी पड़ी हैं उठाए हैं और जो वायदे किए गए कह रहे हैं उनकी बात को ये पूरी तरीके से आगे बढ़ाती है बात। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहे हैं कि हाँ ये फार्मर्स के मोर्चे पर भी और हर मोर्चे पर जरूरी है कि हाँ इकोनॉमी को एक बूस्टर मिल पाए और अब सरकार को तय करना है कि कैसे उस पूरे जो गाड़ी है पटरी पर पूरी तरह आगे बढ़ाई जाए। देखिए इस डिबेट का मकसद ये है, हम जब सरकार की पॉलिसीज है अच्छे पॉइंट्स को उजागर करते हैं, लेकिन हाँ जब जहां पर काम नहीं हो पा रहा ये हमारा दायित्व बनता है कि हम ये दर्शकों के सामने रखें, जनता के सामने रखें कि कहाँ काम नहीं हो पा रहा है और क्या सरकार को करना चाहिए जिससे कि उनके
फायदे की बात कम से कम सामने आ जाए। और आज 85% जनता का मानना है कि हाँ, इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आलोचक अपने घर में ही बैठा है और किस तरीके से आगे बढ़ना है प्लान और पॉलिसीज को लेकर अब सरकार को इसके लिए तुरंत एक्शन लेना ही चाहिए। तमाम मेहमानों का हमारे साथ आज के बिग स्टोरी बिग डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ जो जनता से जुड़े हुए हैं हम लगातार अपने बिग स्टोरी बिग डिबेट में आपके सामने आते रहेंगे।